नमस्कार साथियों। आपने कभी गौर किया है कि भारत की सत्ता किसानों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। और इसका हम लोग को अंदाजा इससे लगा सकते हैं। हम लोग 750 किसान तो कृषि कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसमें उन्होंने कुर्बानी दी। शहीद होने के बाद जाके सरकार ने बड़ी बेमन से कृषि कानूनों को वापस लिया था। लेकिन आज मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। जैसे चीन क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है और आबादी लगभग चीन और भारत की बराबर है। आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं आंकड़ों से। तो क्षेत्रफल में बड़े होते हुए भी चीन के किसान जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा भारतीय किसान मेहनत करता है, क्योंकि वह उतनी ही आबादी का पेट पालने के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करता है, उत्पादित करता है। और खाद्यान्न के मामलों में अगर भारत आत्मनिर्भर है, अपने लोगों का पेट पालने के लिए आत्मनिर्भर है, तो इसके लिए भारत के किसानों को ज्यादा मेहनत और ज्यादा घंटे काम करना पड़ता होगा, क्योंकि उनके पास खेती के लिए कम जगह जमीन है। और सरकार जब विकास कार्य करती है तो वो कभी इस बात का ध्यान नहीं देती कि कौन सी जमीन उपजाऊ है और कौन सी जमीन गैर उपजाऊ है। उनके विकास कार्यों में कहीं से हमारे नीति निर्धारकों के दिमाग में ये नहीं होता। तो ऐसे लोग जो इतनी बड़ी आबादी का बिना किसी खास सरकारी सहायता अथवा सरकारी नीतिगत सहायताओं नीति की सहायता के बिना जो लोग पेट पालते हैं वो कितने बड़े लोग होंगे, मतलब कितना उनका देश के को चलाने में योगदान है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि भारत में मेहनत का काम, शारीरिक श्रम का काम 2 दर्जे का काम है। बड़ा आदमी कौन है? जो कम से कम श्रम किए बगैर बेहतर से बेहतर जीवन जिए, वो बड़ा आदमी। और जो श्रम करता है वो छोटा आदमी। इस माइंडसेट या इस मानसिकता का के चलते भारत की द्विज जातियां जो है, जिनमें आप कह सकते हैं कि भारत की जो द्विज जातियां हैं वो अपने को कतई खेती के काम से, खेती किसानी के काम से नहीं जोड़ती और ना ही ये चाहती कि उनके बच्चे किसी भी रूप में इस काम को करें। और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी साहित्यिक या ज्ञान परंपरा में इस चीज को रखा है कि उत्पादक कार्य प्रदूषक कार्य होते हैं और मिट्टी अछूत है। भारत में जैसे जैन, तो जैन लोगों का मानना है कि जमीन जोतने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और यह पूर्ण अहिंसा के उनके सिद्धांत के खिलाफ है। दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में इस तरह के कहावतें आपको मिल जाएंगी जिसमें यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों को कृषि कार्य जो है वो शूद्रों का काम है, इसे द्विज जातियों को कतई नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत में इस तरह की सेइंग्स भले ना हो, लेकिन रामचरितमानस खुद ही आप देखें कि जिसकी बहुत घर घर तक पहुंच है, उसमें कहीं आपको खेती किसानी के बारे में कोई चीज मिलती है, कोई ज्ञान, कोई इनपुट नहीं। तो एक तरह से अब ऐसा संभव कैसे हुआ? मुझे याद है मंडल आयोग की रिपोर्ट में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है और वो बात मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि जाति व्यवस्था, मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में जो आई उसके भाग 1 अध्याय 4 पृष्ठ 14 को मैं कोट कर रहा हूं कि जाति व्यवस्था की असली सफलता यह नहीं रही कि उसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बनाए रखा, बल्कि उसकी असली सफलता यह रही कि उसने निम्न जातियों की चेतना को इस तरह परिवर्तित कर दिया कि वे धार्मिक पदक्रम में अपने निचले दर्जे को स्वाभाविक मानने, माने जो उत्पादक तबका है आबादी का, जो बहुसंख्यक हिस्सा है, वह अपनी नीचता जो से
शास्त्रों में बताया गया कि वो नीच है, उसको उसने स्वीकार कर लिया मानसिक। तो एक तरह से शूद्र और अति शूद्रों पर जो अधिकांशतः उत्पादन के कार्य हिंदुस्तान में करते थे, उनको उनकी चेतना पर ही एक तरह से कब्जा कर लिया गया, उनके इतिहास बोध को नियंत्रित कर लिया गया। अब आप जरा सोचिए कि कोई समाज सिर्फ ज्ञान विमर्श बौद्धिक मीमांसा से तो नहीं चलता ना। डे टू डे लाइफ के लिए आपको अन्न की जरूरत है, आपको वस्त्र की जरूरत है, आपको मकान की जरूरत है, आपको इससे जुड़ी हुई तकनीक की जरूरत है। हिंदुस्तान की किस महाकाव्य में, वेदों में, पुराणों में, कहां पर इस वस्त्र बनाने का क्या तरीका है, इसका कहीं आपको जिक्र मिलता है? घर बनाने का क्या तरीका है, खेती के औजार कैसे बने? क्योंकि वास्तव में समाज तो इन चीजों से चल रहा था ना। लेकिन न तो तब और न तो अब भारत के किसी स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक क्या इन चीजों पर पढ़ाया जाता है, इन चीजों के बारे में। लेकिन ये परंपरागत ज्ञान हल किसने बनाया होगा? हल की मूठ कैसी बने, उस पर जुआ कैसे बैलों पर रखा जाए, उसको कौन लोग डिजाइन कर रहे होंगे? किन लोगों ने मकान बनाने की पद्धति विकसित की होगी? पक्के मकान, दुमंजिला मकान। किन लोगों ने औषधि विज्ञान पर काम किया होगा? ठीक है, वो माना जाता है वैद्य ज्यादातर द्विज वर्णों से आते थे। लेकिन इस तरह की और जो मैं जिन कार्यों की तरफ इशारा कर रहा हूं, उत्पादन के काम, लोहारी का काम, बढ़ई का काम, जिसके बगैर ये कोई भी समाज चल नहीं सकता, वो काम जो लोग कर रहे थे उनके बारे में किस तरह, उनको तो पढ़ाई से वंचित कर दिया गया। अब पढ़ाई से वंचित हैं तो हम लिखना भी नहीं जानते कि हम बताएं कि अपनी किताबें लिख लें कि ऐसे बढ़ईगिरी में हमने ये कौशल विकसित किया है, ऐसे ऐसे किया है। कुल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान सिर्फ कर्म के माध्यम से और श्रवण परंपरा के माध्यम से चले। तो इन से जुड़े हुए जो कृषि कार्यों से जुड़े हुए विश्वविद्यालय कह लें या आपका पारंपरिक ज्ञान है, वो कहाँ सुरक्षित रहा? वो भारत के गांवों में सुरक्षित रहा है। और भारत के गांव एक तरह के इस पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखने की जगहें बन गई और उन्होंने इस ज्ञान को काफी हद तक सुरक्षित रखा है। जबकि इसके विपरीत जो भारत का बौद्धिक वर्ग था, जब से वेदों की रचना हुई उसके बाद से भारत में आए हुए जो आर्य लोग थे, उन्होंने लगभग अपने लेखन से इन उत्पादक गतिविधियों को बाहर कर दिया। जैसे भारत में आर्यों के आने से बहुत पहले तकनीक क्रांति की नींव रखी जा चुकी थी। भारत में लोहे का उपयोग आर्यों के आने के बाद होना प्रारंभ हुआ, परंतु इसके बहुत पहले से यहाँ कांसे की कुदाली थी। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण की कला भारत की सभ्यता के सबसे पुराने प्रतीकों में से एक है। यह कला हड़प्पा की सभ्यता में भी थी। इस कला ने नियंत्रित ढंग से भोजन पकाना और खाने की सामग्री को संरक्षित रखना संभव बनाया। भारतीय और विदेशी इतिहासविद मानते हैं कि प्राचीन भारत में टेराकोटा कला अर्थात मिट्टी से बर्तन आदि बनाने की कला थी। आर्यों के आने से पहले ही भारतीय कपड़ा बुनना जानते थे। सिंधु घाटी के शहरों के निर्माण के समय तक बढ़ई लकड़ी को मनचाहा आकार देने की कला सीख चुके थे। देश में लोहे का चलन बढ़ने के बाद कांसे का काम करने वालों ने लोहे का काम करना सीख लिया। किंतु वेदों, रामायण, महाभारत में रथों और महलों की चर्चा है। साथ ही उसमें यह भी बताया गया कि पुरुष और स्त्रियां दोनों गहने पहनते थे, मगर ये गहने सोने या चांदी के थे तो जाहिर है उन्हें सुनारों ने बनाया होगा। लेकिन महल राजगीरों ने बनाए होंगे
बढ़इयों ने रथ बनाए होंगे, लेकिन इन किताबों में इन तबकों का कोई भी चर्चा नहीं मिलती। यह प्रक्रिया बौद्ध, मुस्लिम और औपनिवेशिक काल में भी जारी रही। उत्तर औपनिवेशिक काल में श्रमजीवी वर्गों ने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और उसे विस्तार भी दिया, मगर वह इंजीनियरिंग के आधुनिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सका, क्योंकि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर ब्रिटिशों का निरंतर नियंत्रण था। प्राचीन काल से ही भारत में चमड़े का सामान बनाने और चमड़े के शोधन की टेक्नोलॉजी दलितों के हाथ में रही है। मगर यह सचमुच त्रासद है कि इस टेक्नोलॉजी और उसके तकनीशियन दोनों के साथ अछूतों का व्यवहार किया गया। आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के व्यापक ज्ञान की पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे वह लोहे का काम हो, मिट्टी के बर्तन बनाना हो, लकड़ी को आकार देना हो, सोने या चांदी के गहने बनाना हो, कांसे के बर्तन बनाना हो, कपड़े बुनना हो, खिलौने बनाना हो या मूर्ति बनाना हो, ये सभी काम केवल और केवल शूद्र करते थे। द्विजों के पास आज भी ये कौशल नहीं है, मगर भारत की महान तकनीकों को कभी स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं गया, न ही हमें ये बताया गया कि ये तकनीकें भी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए गर्व का विषय हैं। पुराने समय में हम इंजीनियरों को शिल्पकार कहते थे और उनके कामों के सैद्धांतिक आधार के बारे में भारत में कोई किताब नहीं लिखी गई। आधुनिक काल की इंजीनियरिंग में इस ज्ञान का समावेश नहीं है, जबकि यही लोग हमारे पुराने और मूल इंजीनियर थे।